स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। देखिए, कई लेटेस्ट अपडेट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का बना है, क्योंकि अब तो गौ मास पर भी यहाँ देखिए राजनीति गर्मा गई है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से एक पोस्ट साझा किया गया। इस पोस्ट से कंगना रनौत को रिलेट किया जा रहा है। आखिरकार क्या पूरा माजरा है, जानकारी इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरी बात निर्दलियों को लेकर करेंगे, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से खुले तौर पर ऐलान निर्दलीय विधायकों को लेकर कर लिया गया है। अभी तक कहीं ना कहीं भाजपा निर्दलीय विधायकों को लेकर कुछ भी कहने पर बच रही थी। ये भी भाजपा की ओर से नहीं माना जा रहा था कि निर्दलीय विधायक जो हैं स्व इच्छा से उसमें आए हैं या स्व इच्छा से क्यों नहीं आए। तमाम चीजों को लेकर अभी देखिए यहाँ पर चर्चाएं हो रही थी। भाजपा इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही थी। हालांकि निर्दलीय विधायकों का ये कहना था स्व इच्छा से वो भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा से आए हैं या अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, इस पर भाजपा की ओर से कोई कमेंट सामने नहीं आया। लेकिन अब खुले तौर पर एक नया दावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कर दिया गया है, तो ये जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा एक तरह से एक्टिव हो गई हैं, एक पोस्ट इनकी ओर से भी साझा किया गया है। साथ ही साथ अपनी स्पीच में भी हिमाचल प्रदेश का जिक्र इन्होंने किया है। हिमाचल की राजनीति को लेकर जो कुछ इन्होंने कहा वो हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से करना चाहेंगे, क्योंकि इग्नू में एक बड़ा फर्जीवाड़ा देखिए सामने आया है। दरअसल इग्नू से संबंधित जो भी छात्र हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर एक फर्जी लिंक साझा किया जा रहा है और इस लिंक के जरिए छात्रों से पंजीकरण करवाने के लिए, प्रवेश करने के लिए या फिर फीस डिपॉजिट करवाने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि ये फर्जी लिंक है, किसी व्यक्ति, किसी एजेंसी की ओर से ये काम किया जा रहा है। इसीलिए इग्नू की ओर से आधिकारिक तौर पर वेबसाइट पर यह जानकारी डाली गई है कि ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े में छात्र ना आए। इग्नू की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहीं दिए गए लिंक पर केवल वो जाएं। इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी लिंक उन तक पहुंचता है तो उस पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। और ये किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को इन्होंने अधिकृत नहीं किया है फीस मांगने के लिए, पंजीकरण करवाने के लिए या फिर नामांकन दर्ज करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी उन छात्रों के लिए जो कि इग्नू से संबंधित है। इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसी पर जाकर बिल्कुल जानकारी देख सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी लिंक आता है तो उस पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। वोकेशनल शिक्षकों से जुड़ी जानकारी भी हम लेकर आए हैं। दरअसल ये एक कोर्स के शिक्षक हैं जिनकी जनवरी माह से लेकर अभी तक वेतन नहीं मिल पाई है। तो 3 महीने तकरीबन हो गए हैं ये अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वर्तमान समय में 7 सरकारी स्कूलों में ये कोर्स करवाया जा रहा है और जो शिक्षक है वो परेशान है क्योंकि 3 महीने हो गए हैं, सैलरी इनकी नहीं आई है। इस बारे में इन्होंने बात की थी कंपनी से भी, तो कंपनी का ये कहना था कि अभी कानूनी मसलों में वो फंसी हुई है। अधिकारियों से भी इन शिक्षकों ने बात करके देख ली है, लेकिन वेतन अभी तक सामने नहीं आई, वेतन इनका अभी तक नहीं दिया गया है। वोकेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के द्वारा ये देखिए जानकारी इन शिक्षकों को दी गई, क्योंकि यही एक कंपनी है जिसके थ्रू इनका वेतन आता है। लेकिन अभी कानूनी पचड़ों में ये कंपनी अब कहीं ना कहीं फंसी हुई है, तो जिस वजह से सैलरी देना मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ सरकार से इन्होंने गुहार लगाई है कि ऐसे में इन्हें अपनी सेवाएं जारी रखना मुश्किल हो रहा है, घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके वेतन इन्हें दे दिया जाए। अभी अगर देखिए हम कुल मिलाकर छात्रों की बात करें वोकेशनल एजुकेशन को लेकर तो 2.5 लाख के करीब ये छात्र हैं जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसे में वोकेशनल शिक्षक सबसे ज्यादा परेशान इसी वजह से है कि सैलरी भी कम है और एक तरह से रेगुलर इन्हें नहीं किया जा रहा है। रेगुलर पॉलिसी की भी क्योंकि लगातार वोकेशनल शिक्षकों की ओर से पहले मांग उठाई गई है। अब इनका कहना है कि अगर रेगुलर कर दिया जाता या विभाग के दायरे में इन्हें डायरेक्ट लिया जाता तो इस तरह की समस्याएं फिर इन्हें नहीं देखनी पड़ती। 2 बड़े हादसे आज पेश आए हैं और जिला ऊना से संबंधित ही दोनों हादसे हैं। ये हरोली के टाहलीवाल में पहला हादसा पेश आया, जहां पर पेट्रोल से भरा टैंकर सड़क में ही पलट गया और उसके बाद आग भी इसमें भड़क गई। तकरीबन आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हो गए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो गई है। अनियंत्रित होकर ये टैंकर सड़क में ही पलट गया था, जिस वजह से जो व्यक्ति था उसकी मौके पर वहां मौत हो गई और आसपास की जो दुकानें स्थित थी सड़क पर उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ा मामला कहना चाहेंगे। आग इतनी ज्यादा भयानक तौर पर इसमें फैल गई थी कि दमकल विभाग की टीम कई घंटों तक मशक्कत करती रही आग बुझाने के लिए और उसके बाद कहीं जाकर आग पर कंट्रोल पाया गया। लेकिन ये भीषण हादसा कहना चाहेंगे जो कि जिला ऊना के टाहलीवाल में आज सामने आया है। दूसरा एक और हादसा पेश आया है, ये ऊना जिला के रायपुर सहोड़ा से संबंधित बताया जा रहा है। यहाँ गैस प्लांट के पास एक तालाब था
तालाब में कुछ एक प्रवासी मजदूरों के बच्चे नहाने के लिए गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये 3 बच्चे थे। दरअसल इन्हें पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था। ये तालाब में उतर गए नहाने के लिए, गर्मियों के दिन है और इसी बीच इनकी मौत हो गई। हालांकि जो ये गैस प्लांट है इसके बाहर जो लोग थे इन्होंने पूरी कोशिश की बच्चों को बचाने की, लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई थी। बच्चों के परिजन और रिश्तेदार जब उन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर्स ने इन्हें यहां पर मृत घोषित कर दिया। दूसरा बड़ा हादसा कहना चाहेंगे जो कि ऊना में ही पेश आया है। अगली बात हम ईवीएम प्रणाली से जुड़ी करना चाहेंगे। देखिए, हर बार देखने में ये आता है कि जो भी पार्टी जीत जाती है उसकी ओर से कोई बात ईवीएम को लेकर नहीं कही जाती, लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी की हार होती है वो ईवीएम प्रणाली को लेकर जरूर सवाल खड़े करते हैं। हर राज्य में ही इस तरह का मामला देखने में आता है। इसीलिए इस बात को लेकर कुछ एक कर्मचारी संगठनों ने यहां आवाज उठाई है। राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग से ये मांग उठाई है कि जो ये प्रणाली है ईवीएम की, इसे और ज्यादा दुरुस्त किया जाए, कुछ एक ठोस कदम इसके लिए उठाए जाए ताकि बार बार ईवीएम प्रणाली पर यहां आशंका न जताई जाए। कुछ एक राजनीतिक पार्टियां इसमें आशंका जताती हैं, जिस वजह से कर्मचारी अधिकारी जो चुनावों के वक्त दिन रात अपनी सेवाएं देते हैं और उनकी सेवाओं को लेकर भी आशंका कहीं ना कहीं जता दी जाती है, उनकी सेवाओं पर भी सवाल उठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग से इन्होंने ये मांग उठा ली है कि कोई ना कोई ठोस कदम यहां ईवीएम प्रणाली को लेकर उठाए जाने चाहिए, यानी कि इसकी स्वतंत्रता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई निर्णय होना चाहिए और मतगणना में ईवीएम और वीवीपैट की क्रॉस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। हालांकि 1990 के दशक में देखिए ईवीएम प्रणाली शुरू की गई थी और इसी मकसद से शुरू हुई थी ताकि वोटिंग के लिए और काउंटिंग के लिए एक तरह से पारदर्शिता लाई जा सके। लेकिन हर बार फिर भी देखने में यह आता है कि जैसे ही किसी राजनीतिक पार्टी की हार होती है तो सबसे पहला सवाल ईवीएम प्रणाली पर ही यहां उठाया जाता है। तो अब अधिकारी कर्मचारियों को यह लगने लगा है, जिनकी भी ड्यूटी चुनावों के वक्त लगती है, कि ये सवाल तो उनकी सेवाओं पर भी उठाया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इनकी ओर से एक ये मांग रखी गई है चुनाव आयोग से। हालांकि इस पर कोई फैसला होता है या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि हर बारी की ही बात हो गई है। ईवीएम का जिक्र जीत और हार के बाद जरूर होता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अनुराग ठाकुर की ओर से बड़ी बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कि भाजपा प्रत्याशी भी है, हिमाचल में लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और बड़ी बात इनकी ओर से कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर ये कही गई है कि जिस तरह का मैनिफेस्टो हर बार कांग्रेस की ओर से पेश किया जाता है वो देश को तोड़ने वाला, बांटने वाला होता है। इसमें कांग्रेस की मानसिकता हर बार दिख जाती है और एक तरह से गुलामी की मानसिकता वाला ये मैनिफेस्टो पेश किया जाता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी पर भी आज इन्होंने निशाना साधा है। ये दरअसल अनुसूचित जाति सम्मेलन में आज मौजूद थे। ऊना में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें इनका कहना था कि आम आदमी पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन आज इसी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल के सलाखों के पीछे हैं और लाखों करोड़ों का उन्होंने शराब से जुड़ा घोटाला किया है, और यही घोटाला कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भी कर रहे हैं। हालांकि यहां तृणमूल पार्टी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि इसी पार्टी के नेता भी करोड़ों रुपए शराब के घोटाले से कमा रहे हैं, और इस बीच फिर विपक्षी दल ये कहते हैं कि यहाँ अलग अलग एजेंसियों से जांच करवाई जा रही है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करवाना उचित नहीं है, या फिर चुनावों को खत्म होने का इंतजार यहाँ पर करना होगा कि जब चुनाव खत्म होंगे फिर एजेंसी जांच करेगी? ऐसा नहीं है, और बार बार इस तरह की बातें विपक्षी दलों की ओर से कही जाती है कि एजेंसी तभी क्यों जांच करती है जब चुनावों का समय आता है, लेकिन चुनाव खत्म होने का इंतजार तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता है। एजेंसी अपना काम कर रही है, चेकिंग रखना उनका कर्तव्य है। इसी वजह से यहां पर अभी जांच पड़ताल हो रही है, और जो भी शराब घोटाले से जुड़े नेता हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अनुराग ठाकुर की ओर से आज ये बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, और जैसा कि हमने कहा कि अनुसूचित जाति सम्मेलन में ऊना में आज ये मौजूद थे, जहां कार्यक्रम के दौरान इन्होंने ये 2 से 3 बड़ी बातें कही। देखिए, कांग्रेस से बागी हुए और भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने भी आज कुछ एक सवाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उठाए हैं। मुख्यमंत्री से पहला सवाल इन्होंने ये किया है कि हमीरपुर के लिए उन्होंने किया क्या। जिस हमीरपुर जिला को अपना गृह जिला मुख्यमंत्री बताते हैं और वहां से है भी, तो उसके लिए अभी तक क्या किया गया है? 15 महीनों में कोई भी बड़ा कार्य हमीरपुर जिला के लिए नहीं हुआ, और कितनी ही बार मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला के दौरे पर आए हैं, इस बात का जवाब भी उन्हें देना चाहिए, क्योंकि हमीरपुर वासी जानते हैं कि मुख्यमंत्री का तो
हमीरपुर से कोई लेना देना ही नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू की आत्मा और शरीर दोनों शिमला में ही बसते हैं। उन्होंने शिमला से ही पढ़ाई की, शिमला में ही घर बनाया, शिमला में ही राजनीति की, और तो और जो जिम्मेदारियां भी कुछ व्यक्तियों को दी गई हैं बड़ी राजनीतिक तौर पर, वो भी शिमला से संबंधित लोग ही हैं। हमीरपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया, हमीरपुर में कोई विकास कार्य नहीं किया, और हमीरपुर आना तक मुख्यमंत्री जरूरी नहीं समझते हैं। ये राजेंद्र राणा ने आज बात कही है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही कि केवल नदौन की याद भी मुख्यमंत्री को तभी आती है जब उन्हें वोट से मतलब होता है। इसके अलावा शिमला में ही उनका शरीर और आत्मा दोनों बसते हैं और उन्हें शिमला ही पसंद है। हालांकि एक बात ये और कह गए, और ये इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को लेकर कही कि जब धूमल जी मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त हमीरपुर के सभी कार्य हो रहे थे, एक तरह से रौनक भरा माहौल हमीरपुर का रहता था, और सबसे ज्यादा दौरे भी धूमल जी के हमीरपुर में ही रहते थे। लेकिन यहां मुख्यमंत्री सुक्खू बिल्कुल उससे विपरीत करते हैं। बात चाहे जिम्मेदारी देने की हो, विकास कार्य करने की हो, तो सब कुछ शिमला को ही दिया है। जितने भी ओएसटी मंत्री हैं या पॉलिटिकल एडवाइजर हैं वो शिमला से ही बनाए गए हैं। हमीरपुर के लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उनके बारे में किसी ने कोई सोच विचार नहीं किया है, और अगर किया भी है तो उसका जवाब फिर मुख्यमंत्री दे कि आखिरकार 15 महीने में हमीरपुर के लोगों के लिए किया क्या। हालांकि एक आरोप उन्होंने और लगाया कि हमीरपुर में जो कर्मचारी चयन आयोग खोला भी गया था बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देने के लिए, उसे भी मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया है, उसे भी छीन लिया गया। भंग करने की आवश्यकता नहीं थी कर्मचारी चयन आयोग को, बल्कि नया स्टाफ भी वहां पर तैनात किया जा सकता था। इसके अलावा आईपीएच इलेक्ट्रिकल डिवीजन कार्यालय भी मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में बंद किए हैं। ये राजेंद्र राणा की ओर से आज स्टेटमेंट दी गई है। इस पर रिएक्शन किस तरह का सामने आता है ये हम देखेंगे। और दूसरी ओर सुधीर शर्मा की बात करें, ये भी क्योंकि कांग्रेस से बागी हुए और अब भाजपा के प्रत्याशी हैं धर्मशाला से, इन्होंने भी एफआईआर की मांग उठाई है मुख्यमंत्री के ही खिलाफ। दरअसल मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें इनका कहना था कि जो बागी विधायक है वो 15-15 करोड़ में बिक गए हैं, उन्होंने लोगों की भावनाओं को भी बेचा है, जनादेश को बेचा है, और अब ये सलाखों के पीछे होंगे। इस बात पर जो बागी विधायक हैं वो काफी ज्यादा तिलमिला गए हैं और लगातार उनकी ओर से कोई ना कोई पलटवार किया जा रहा है। हालांकि सुधीर शर्मा ने इसी बारे में पहले लगभग 5 करोड़ की मानहानि का लीगल नोटिस भी मुख्यमंत्री को भेजा था, लेकिन अब उन्होंने एसपी कांगड़ा को भी इसकी शिकायत की है और एफआईआर की मांग उठाई है, और दूसरी कॉपी डीजीपी संजय कुंडू को भी उन्होंने इस मामले की भेजी है। यानी कि एफआईआर को लेकर भी अब इन्होंने मांग उठाई है, और इससे पहले 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी भेज दिया गया था मुख्यमंत्री को। क्रिमिनल डेफामेशन के लिए यहां पर इन्होंने एफआईआर की मांग रखी है। ऊना जिला के कुटलैहड़ में ये बड़ी बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई थी कि 15-15 करोड़ में बागी बिक गए हैं। अब सुधीर शर्मा हो या राजेंद्र राणा हो, सभी ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री को कैसे पता कि 15 करोड़ में ही वो बिके हैं, वो कैसे इस बात को कह सकते हैं। इसीलिए डेफामेशन का केस यहाँ पर हो रहा है और करने की ये बात कर रहे हैं। और राजेंद्र राणा की ओर से भी आज यही बात कही गई है कि वो भी आने वाले समय में ये लीगल नोटिस मुख्यमंत्री को भेजने वाले हैं। एक तरह से उनकी छवि को ठेस पहुंचाने की कोशिश बार बार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, और इसे वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में गौमांस को लेकर भी राजनीति गर्मा गई है, और ये तब हुआ जब मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से उनके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया गया जिसमें उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, देवी देवताओं को यहाँ पूजा जाता है, और सभी जानते हैं गाय को भी यहाँ पर माता के तौर पर पूजा जाता है, गौ माता उसे माना जाता है। तो यहाँ पर बीफ खाने वाले लोग अब चुनाव लड़ेंगे, गौ मांस खाने वाले, गौ मांस का सेवन करने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक चिंता का विषय है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने सोशल मीडिया पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया, लेकिन सीधे तौर पर इस पोस्ट से कंगना रनौत को रिलेट किया जा रहा है। हालांकि कंगना का नाम मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पोस्ट में नहीं लिखा है, केवल उन्होंने इतनी सी ही बात लिखी है कि हिमाचल एक देवभूमि है और गौमांस करने वाले अब यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद कंगना को आखिरकार इस पोस्ट से क्यों रिलेट किया जा रहा है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल कुछ साल पहले कंगना रनौत की ओर से एक पोस्ट साझा किया गया था, एक उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उनका ये कहना था कि बीफ खाने में या दूसरी तरह के मीट को खाने में कोई भी बुराई नहीं है। और एक टीवी को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये बात स्वीकारी है कि पहले यहाँ कंगना की माता उन्हें बीफ खाने के लिए मना करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने बीफ ट्राई किया और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब दरअसल इसी बात को दोबारा से छेड़ा गया है। हालांकि जब कंगना ने पहले ये ट्वीट किया था, कुछ साल पहले उनका ये कहना था कि बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है, तो इस पर भी काफी ज्यादा विवाद हो गया था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लुधियाना निवासी नवनीत गोपी ने हाईकोर्ट में याचिका उस वक्त दायर कर दी थी कंगना के खिलाफ, जिसमें उनका कहना था कि उनकी धार्मिक भावनाओं को
ठेस पहुंचाई जा रही है और बीफ खाने के लिए कंगना रनावत बढ़ावा दे रही हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में कंगना रनौत को क्लीन चिट भी मिल गई थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से, लेकिन एक बार फिर से ये मामला गरमाया है और विक्रमादित्य सिंह जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि कंगना ने आज तक जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी किया है, उसका जवाब उन्हें देना होगा। इसीलिए शायद यहाँ पर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश हो रही है। कुछ साल पहले कंगना ने ये ट्वीट किया था, अब उस ट्वीट को दोबारा से आगे लाकर रख दिया गया है और इसी ट्वीट से संबंधित अपने सोशल मीडिया पर विक्रमादित्य ने पोस्ट साझा कर दिया है। अब हालांकि कंगना इस पर क्या जवाब देती है ये देखना होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत वकालत करती हुई सनातन की नजर आ रही है, बार बार सनातन धर्म पर स्टेटमेंट्स दे रही हैं, भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांग रही हैं। इस बीच ये बीफ खाने वाली बात अब सामने आ गई है। कैसे भाजपा इसे टैकल करती है ये देखना होगा, विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश देखिए, क्योंकि भावनाएं यहाँ गौ माता के साथ हर किसी की जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर एक तरह से ये बड़ा राजनीतिक विवाद हम ये देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से निर्दलियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें उनका ये कहना है कि 6 कांग्रेस के नेता पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं, 3 निर्दलीय विधायक भी भाजपा में जल्दी ही शामिल होंगे और चुनाव भी लड़ने वाले हैं और भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही है, क्योंकि उनका ये मानना है, जो उनकी ओर से एक और स्टेटमेंट दी गई है, कि अब जो कांग्रेस की सरकार है उसे नैतिकता के आधार पर सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं है। धरातल पर कहीं भी कांग्रेस की सरकार नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया सेंटर का शुभारंभ करने मंडी गए थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन्होंने ये बात कही और कंगना रनौत का जो शेड्यूल रहने वाला है अगला, उसे लेकर भी अपनी बात कही है, क्योंकि 6 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा अभी मंडी संसदीय क्षेत्र में कंगना कर चुकी हैं। उसके बाद मुंबई गई हैं, 10 अप्रैल को वापस लौट आएंगी और 11 अप्रैल से फिर से उनका चुनावी प्रचार शुरू होने वाला है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 6 नेता कांग्रेस के ऑलरेडी भाजपा में आ चुके हैं और 3 निर्दलीय विधायक भी अब जल्दी ही शामिल होंगे और फिर ये 6 नहीं बल्कि 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। ये बार बार दावा भाजपा कर रही है और कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए हैं, अब जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए ठहर नहीं रहे हैं, इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि पूरी नहीं होने वाली है। अभी भी कांग्रेस के पास ही बहुमत है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी काफी एक्टिव हो गई हैं। आज इन्होंने भी लोगों को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही और हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया, जिसमें इनका कहना था कि राज्य के लोग सच्चाई का ही साथ देने वाले हैं और सच्चाई पर केवल कांग्रेस पार्टी ही चलती है। तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों से बिल्कुल उम्मीद लगाकर बैठी हैं और जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। दूसरी बड़ी बात इन्होंने अपने एक्स पर लिखी है, जिसमें इनका कहना है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से मैं मिली, उनकी एकजुटता, मेहनत, मजबूती से चुनाव लड़ने के जज्बे और जनता के प्रति उनके समर्पण पर मुझे गर्व है। एक तरफ भाजपा का भय, लालच और झूठ का साम्राज्य है और दूसरी तरफ कांग्रेस का सच्चाई को लेकर संकल्प है। ऐसे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। हालांकि रीट्वीट इस पर फिर मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से भी किया गया है, जिसपे उन्होंने ये लिखा है कि प्रियंका जी, हिमाचल की जनता और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भाजपा की धनबल वाली राजनीति को हराने के लिए एकजुट है। हिमाचल में ईमानदारी और जनसेवा की परंपरा है। भाजपा ने बेईमानी और जोड़ तोड़ का नया रिवाज चलाने की कोशिश की है। जनता इसका करारा जवाब देगी। तो ट्वीट एक तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है, जिसके बाद ये नजर आ रहा है कि वो भी पॉलिटिकली काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव होने थे तो जिम्मा कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही संभाला था। बड़ी जनसभाएं भी उन्होंने संबोधित की थी और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के लोगों से उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि हो ना हो कांग्रेस का साथ ही लोग देंगे, क्योंकि अब भाजपा पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पैसे का और एजेंसियों का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।